कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। 224 में से 135 सीटें झटक कर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि चुनावी संग्राम में बीजेपी अजेय नहीं है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से भी बीजेपी के कमजोर होते हुए किले का एहसास विपक्षी दलों को होने लगा था। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद अचानक विपक्षी दलों में नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार हो गया है। शरद पवार ने तो बिना वक्त गवाए महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाकर एकजुटता का रोड मैप तय कर दिया है। उधर खबर है कि इसी महीने में पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, वो बैठक अब दिल्ली में ही होगी। वैसे तो कर्नाटक के हार के बाद बीजेपी के लिए कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, तो विपक्षी दलों के लिए उम्मीद की वजहें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि कर्नाटक के नतीजों को कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत बता रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान जैसे जमीनी मुद्दों की अनदेखी करने वाली राजनीति के खिलाफ अपनी जीत बता रही है। ध्रुवीकरण की सियासत के खिलाफ जीत गिना रही है और इसी मिसाल को लेकर 2024 में चुनावी जीत की उम्मीद भी लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी के लिए बाकी के विधानसभा चुनावों में भी चुनौती क्या बढ़ने वाली है। विधानसभा में कांग्रेस की जीत का असर क्या लोकसभा के चुनाव तक रहेगा और क्या उम्मीदवार के मोर्चे पर पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। डबल इंजन की सरकार के दावों पर कांग्रेस के वादे भारी पड़ गए। अकेली कांग्रेस ने कर्नाटक के किले से बीजेपी को बेदखल किया तो देश में बिखरे विपक्ष को भी जोश आ गया। एक हफ्ते पहले तक महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाने वाले शरद पवार ने फौरन एमवीए की बैठक बुला ली। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने महाराष्ट्र में कांग्रेस का सम्मान बढ़ा दिया। जिस नाना पटोले के साथ शिवसेना के संजय राउत के मतभेद खुलेआम हो चले थे, वो अब साथ साथ बैठे थे। काँग्रेसचे नवीन मुख्यमंत्री होतील, त्याची एक मोठी सभा, तिथल्या मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार आणि ती सभा पुण्यामध्ये करायची असा एक निर्णय आम्ही केलेला आहे। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे से पहले महाविकास अघाड़ी में इतनी खटपट हो गई थी कि एकजुटता के लिए शुरू की गई व्रजोमठ सभाएं स्थगित कर दी गई थी। अब कांग्रेस की जीत के बाद उसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। शरद पवार ने कहा कि एक विचार वाले दलों को साथ आना होगा। राज्य में जो मजबूत दल हो उसे मदद करनी होगी। जरूरत पर साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। जन सरोकार के मुद्दों पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नागरिक समाज को, नागरिकों को भरोसा दिलाना, हम मिल करके एक विकल्प दें और वो सार्थक सकारात्मक विकल्प होगा। वो इस गलतफहमी में रहें, पहले आपस में तालमेल ठीक करें। तीनों पार्टियों का आपस में तालमेल ठीक है नहीं और तीनों पार्टियां मिलकर सोचिए कि हम भाजपा को हरा देंगे। शरद पवार की बैठक के बाद महाराष्ट्र में 3 विपक्षी दलों की एकजुटता तो सामने दिखी। इसके अलावा अब नीतीश कुमार से ममता बनर्जी तक सारे विपक्षी दल सक्रिय हो चुके हैं। चर्चा है कि 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, के. चंद्रशेखर राव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल सभी शामिल होने पहुंच सकते हैं। इसी दौरान विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार जब ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे थे तो ममता बनर्जी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की अपील की थी। लेकिन कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी दलों की पटना में होने वाली बैठक टल गई है। अब ये बैठक दिल्ली में आयोजित की जा सकती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कर्नाटक की जीत के बाद विपक्षी दलों को बीजेपी के सिकुड़ते साम्राज्य से उम्मीद जग रही है, क्योंकि 2014 में जिस बीजेपी का देश के 53% हिस्से पर शासन था, वो 2017 में बढ़कर 78% तक पहुंच गया था। 2023 में एक ग्राफ घटकर सिर्फ देश के 43% हिस्से तक सिमट गया है। खासकर कर्नाटक चुनाव के नतीजे से ये साफ हो गया है कि देश में बीजेपी जिन मुद्दों पर अब तक चुनावी कामयाबी पाती रही है, अब विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को शिकस्त दे रहा है। मसलन बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मुद्दे पर सत्ता से बाहर हो गई।
बीजेपी महंगाई, रोजगार, किसान जैसे मुद्दों पर सत्ता में आई थी। कर्नाटक में इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को शिकस्त मिली है। यहाँ तक कि हिंदुत्व की सियासत की मदद से सत्ता में आने वाली बीजेपी को कर्नाटक में धर्म के मोर्चे पर भी सियासी शिकस्त मिली है। कर्नाटक में ऐन चुनाव से पहले बजरंगबली के सहारे चुनावी मझधार पार करने की कोशिश कर रही बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं ने बजरंग दल पर बैन करने और मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ साथ बजरंगबली के मंदिर निर्माण के वादे से चित्त कर दिया है। खासकर कर्नाटक के नतीजों के लिहाज से माना जा रहा है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक अब मुद्दे के आधार पर भी सिर्फ बीजेपी से अटूट नहीं रहा है। यही वजह है कि विपक्षी दलों का हौसला हाई है। आज तक ब्यूरो।